हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? प्रोबेबिलिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था? बेस थ्योरम। तो आज हमें उसके आगे स्टार्ट करना है। बेस थ्योरम में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और एक एग्जांपल नंबर 15 नहीं कराया था, जो दोनों आपके क्वेश्चन किसके आएंगे? टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? टोटल प्रोबेबिलिटी। देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी बेसिकली वो होता है जो आपने जैसे बेस थ्योरम जब आप सॉल्व करते हैं तो वहां पे आप प्रोबेबिलिटी E1 बाई ए निकालते हैं या फिर E2 बाई ए निकालते हैं। इस तरीके से आप प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वहां पे जो हमारा इवेंट ए होता है ना, कैपिटल ए, जो हमारा गिवन होता है कंडीशन में, अगर कोई उसी की प्रोबेबिलिटी पूछ ले, क्योंकि आपको इवेंट ए सेलेक्ट करना आता है कि भाई ए हमारा क्या होता है, जो कॉमन होता है, जो गिवन होता है, ठीक है ना। अगर उसकी कोई प्रोबेबिलिटी पूछेगा तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर इवेंट ए की कोई प्रोबेबिलिटी पूछता है तो हम टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पलर में बहुत मिलेंगे, तो इसलिए इसको अच्छे से समझना है, बिल्कुल ढंग से। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ए का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ बहुत अलग नहीं होता। जो हमारा बेस थ्योरम में डिवाइड में होता है ना फॉर्मूला, वही फॉर्मूला हमारा प्रोबेबिलिटी ए का होता है। तो प्रोबेबिलिटी E1 इनटू में प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ए बाई E2। अगर 3 केस होंगे तो आगे 3 तक चला जाएगा, 4 केस होंगे तो हमारा आगे 4 तक चला जाएगा। आरी बात समझ में? ये हमारा छोटा सा इसका फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए सबसे पहले एग्जांपल नंबर हम लोग देखते हैं 15। एग्जांपल 15 देखो, एनसीईआरटी बुक में क्या दे रखा है? पर्सन हैज अंडरटेकन ए कंस्ट्रक्शन जॉब, द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक एंड 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन अ टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक एंड 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन अ टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। तो यहाँ पे बच्चों देखो क्या हो रहा है, एक तो स्ट्राइक हो रही है या फिर नहीं हो रही। तो हम E1 क्या लेट करेंगे? हम लोग एग्जांपल नंबर 15 को करने के लिए E1 लेट करेंगे कि देयर इज ए स्ट्राइक, वहां पे स्ट्राइक है। और E2 हम लोग क्या लेट करेंगे कि वहां पे स्ट्राइक नहीं है। अब इसको दोबारा ध्यान से पढ़ते हैं। इसने बोला है द प्रोबेबिलिटीज आर 0.65 दैट देयर विल बी स्ट्राइक। वहां पे स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.65। तो प्रोबेबिलिटी E1 हमारा क्या हो गया? 0.65। अब प्रोबेबिलिटी E2 मतलब वहां पे स्ट्राइक नहीं है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65, यह आएगा 0.35। अब ए इवेंट क्या? इसने देखो ये बोला है कि अगर हमारी स्ट्राइक होती है तो कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन ए टाइम। तो आगे बोला भी क्या इसने? डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल कंप्लीटेड ऑन ए टाइम, मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन जॉब टाइम पे कंप्लीट हो जाए। तो हमारा ए इवेंट क्या हो गया कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन ए टाइम, ऑन टाइम। ठीक है, तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 का मतलब पता है क्या हो जाएगा? ए बाई E1 का मतलब हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन ए टाइम व्हेन देयर इज ए स्ट्राइक। E1 मतलब देयर इज ए स्ट्राइक। अब देखो यहां हम स्टेटमेंट में देखते हैं, तो उसने बोला है कि एट 0.32 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन ए टाइम इफ देयर इज ए स्ट्राइक। इसने ए बाई E1 बाद में दिया है, तो स्टेटमेंट आराम से पढ़ना, उसके बाद आप इसमें फिक्स करना कि वैल्यू कौन सी किसकी है। ठीक है, तो यहां पे आएगा 0.32। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ए बाई E2, ए बाई E2 का मतलब क्या हो गया कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन ए टाइम व्हेन देयर इज ए नो स्ट्राइक। तो इसने बोला हुआ है कि 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन ए टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। नो स्ट्राइक मतलब प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 आपको दे रखा है 0.80। अब आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। उसके बाद यहाँ पे आप इनकी वैल्यू पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करके आपका आंसर आ जाएगा 0.488। ठीक है ना, वैल्यू तो आप लोग पुट कर लोगे आराम से। अब इसमें इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर 1 आएगा, वो भी हम लोग देख लेते हैं। 13.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 आएगा कि एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एक अर्न में 5 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड एंड रिटर्न टू द अर्न। मतलब एक बॉल निकाली गई, उसका कलर देखा गया, उसको वापस बॉक्स में रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद इसने बोला है मोर ओवर 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द सेम कलर पुट इन द अर्न। मतलब उसी जो पहले, जैसे मान लो एक बॉल हमने निकाली थी, मान लो रेड कलर की थी, तो हमने उस बॉल को वापस रख दिया और 2 और रेड कलर की बॉल उसमें फिक्स कर दी दोबारा बॉक्स के अंदर। ठीक है, अब इसने बोला है कि एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, उसके बाद एक बॉल निकाली गई, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज ए रेड। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन अच्छा सा आएगा, छोटा सा। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन है 13.3 का है ना।
तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक बॉक्स है जिसके अंदर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स है। उसने बोला कि पहले वो एक बॉल निकालता है और उसको वापस रख देता है, निकाली और उसको वापस रख दी, और 2 एडिशनल बॉल्स उसने सेम कलर की यहां पे पुट कर दी। ठीक है, अब ये जो मेरा केस है इवन वाला जो हमारा केस है वो हमारे पास एक तो रेड भी हो सकता है या फिर ब्लैक भी हो सकता है। ठीक है, तो हम इवन की सिलेक्ट करेंगे, इवन लेट करेंगे कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज रेड इन कलर, और E2 हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट ड्रॉन बॉल इज ब्लैक इन कलर। तो सबसे पहले पहली बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी इवन मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग में रेड बॉल, तो कितना हो गया 5/10। अब प्रोबेबिलिटी E2 का मतलब क्या हो गया कि यहां से कौन सी बॉल निकली, ब्लैक बॉल, तो ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 5/10। ए इसने क्या बोला भाई कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसने बोला है कि इसके बाद ना ये काम होने के बाद आप एक और बॉल निकालते हो यहां से, और वो अगर रेड कलर की है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, सेकंड बॉल रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, इसने बोला है। तो हम ए क्या लिखेंगे कि सेकंड ड्रॉन बॉल इज रेड कलर। ठीक है, तो आपको निकालना प्रोबेबिलिटी ए। अब मैं बात करता हूं प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन। प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन का मतलब पता है क्या होगा, ए बाई इवन का मतलब होगा कि फर्स्ट केस में रेड की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट केस में रेड की प्रोबेबिलिटी। अब फर्स्ट केस का मतलब आपको समझ में आ रहा है, फर्स्ट केस का मतलब क्या होगा, फर्स्ट केस का मतलब कि यहां से पहले कौन सी बॉल निकली है, रेड बॉल निकली है। अगर रेड बॉल निकली होगी तो आपने रेड बॉल को वापस रख दिया होगा और 2 और रेड कलर की बॉल इसमें रख दी होंगी। तो इसका मतलब इस केस के लिए हमारी रेड बॉल कितनी हो गई, 5 प्लस का 2 रेड हो गई और 5 ब्लैक हमारे पास हो गई। ठीक है, अब मैं सेकंड केस की अगर बात करूंगा तो सेकंड केस का मतलब क्या हो गया कि पहली बॉल कौन सी निकली होगी, ब्लैक, तो आपने उसको वापस रखा होगा और 2 और ब्लैक कलर की बॉल इसमें पुट कर दी होगी। ठीक है, तो इस केस में आपके पास 5 रेड बॉल है और 5 प्लस का 2 ब्लैक बॉल है, 5 प्लस का 2 हमारी क्या है, ब्लैक बॉल है। क्लियर है, तो प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन, ए का मतलब क्या है, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो यहां से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 7/12, और यहां से रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5/12। आपको निकालना है क्या, प्रोबेबिलिटी ए। प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इवन इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। यहां पे आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमारा अच्छा क्वेश्चन था। तो आपकी 13.3 का तो हर एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसमें करेंगे मिसलिनियस के कुछ बेस थ्योरम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले बेस थ्योरम वाले करेंगे, उसके बाद फिर बचे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिसलिनियस में आप लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 13 नंबर क्वेश्चन देख सकते हो। 30 नंबर क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे जल्दी से। देखो 30 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज्यूम डेट ए चांस ऑफ ए पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इज 40%। किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आने का चांस कितना आएगा, 40% है। इट इज ऑल्सो एज्यूम डेट ए मेडिटेशन एंड योगा कोर्स रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक बाई 30%। मतलब जो आपका अगर कोई पेशेंट है और वो मेडिटेशन योगा करता है ना, तो वो हार्ट अटैक आने के चांस को कितना कम कर देता है, 30%। और जबकि जो ड्रग्स लेता है वो इस चांस को कम कर देता है 25%। मतलब जो मेडिटेशन योगा करता है 30% कम कर देता है, और अगर कोई ड्रग्स मतलब दवाइयां लेता है तो उसको 25% कम कर देता है उसके रिस्क को। ठीक है, एट ए टाइम पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। पर जो 2 ऑप्शन है ना, मेडिटेशन योगा या फिर ड्रग्स, इनको इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ सेलेक्ट कर सकता है कोई भी पेशेंट। ठीक है, तो इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द 2 ऑप्शंस द पेशेंट सेलेक्टेड रैंडम सफर ए हार्ट अटैक। एक को पेशेंट को सिलेक्ट किया गया और उसको अगर हार्ट अटैक आता है तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी कि पेशेंट फॉलो ए कोर्स ऑफ द मेडिटेशन योगा, पेशेंट ने मेडिटेशन और योगा सेलेक्ट किया होगा, ये वाली बात। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को आराम आराम से हम लोग करते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर क्वेश्चन है ना मिसलिनियस का। देखिए इवन हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा कि वो पेशेंट सेलेक्ट योगा एंड मेडिटेशन। ठीक है ना भाई। और E2 हमारे पास क्या हो जाएगा कि पेशेंट सेलेक्ट ड्रग्स। ठीक है, ड्रग्स इसने मतलब दवाइयां ली है। आ रही बात समझ में। अब प्रोबेबिलिटी इवन क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इवन भी
और प्रोबेबिलिटी E2 भी, दोनों हमारा हो जाएगा 1/2, क्योंकि उसने बोला है कि पेशेंट कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शन विद इक्वल प्रोबेबिलिटी, पेशेंट दोनों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। अब हम बात करते हैं ए की। ए हमारा कॉमन इवेंट, यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है कि उसको हार्ट अटैक आता है, कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक है ना, ठीक है। अब देखो हार्ट अटैक उसको आता है, तो प्रोबेबिलिटी A/E1, देखो A/E1 समझने वाली चीज है इसमें। प्रोबेबिलिटी A/E1 का मतलब पता है क्या है? A/E1 का मतलब हैगा कि अगर कोई योगा और मेडिटेशन सेलेक्ट करता है, उसके बाद उसे हार्ट अटैक आने की प्रोबेबिलिटी, देखो पेशेंट को 40% चांस थे हार्ट अटैक आने के, 40% चांस तो थे उसको हार्ट अटैक आने के, मगर जो मेडिटेशन और योगा है वो उसको कितना कम कर देता है? 30%। अगर वो उसको 30% कम कर देता है तो 70% चांस तो अभी बचा हुआ है ना भाई। कोई किसी का 100% है, आप उसको अगर 30% कम कर दोगे तो उसका 70% चांस तो बचा रहेगा ना उसके अंदर। तो इसीलिए आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे आप इंटू कर दोगे किसको? 70% को। 70% पता है कैसे है? मैं लिख देता हूं कि 100 माइनस 30% करके आया है, तो कितना हो गया? 40/100 इंटू में 70/100, ये इक्वल टू कितना हो गया? 28/100, ठीक है ना। तो मेरे पास आ गया प्रोबेबिलिटी A/E1। अब प्रोबेबिलिटी A/E2 का मतलब क्या है कि अगर उसको हार्ट अटैक आता है तो उसने ड्रग्स लिया हो, ड्रग्स मतलब दवाइयां ली हो, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? अगर वो ये लेता है तो कितना उसका चांस कम हो जाता है? 25%। अगर 25% कम हो जाता है तो आएगा 40% इंटू में 100 माइनस का 25%, ठीक है। माइनस आपने सिर्फ इसी क्वेश्चन में किया है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे आपका 75/100, तो ये कितना आ गया? 30 आ गया मेरे ख्याल से। अब आगे इसने बोला है कि पेशेंट क्या कर रहा है? योगा मेडिटेशन करा होगा उसने, तो उसको अगर हार्ट अटैक आता है तो प्रोबेबिलिटी E1/A आपको फाइंड करना है, ठीक है। और ये बात समझ, रिस्क को कम करना मतलब आप उसको, अगर हम परसेंटेज में कम करते हैं तो 100 में से माइनस करके कम करते हैं, बढ़ाते हैं तो 100 में प्लस करके बढ़ाते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। ये नहीं कि आप 40 माइनस 30 कर दोगे, 40 माइनस 30 होना हो जाएगा। मान लो कोई चीज आपके पास 40 का अमाउंट है आपके पास, उसमें से आप 30% कम कर देते हो, तो 40 में से 30 रुपए थोड़ा ना कम कर दोगे, उसका परसेंटेज कम करोगे, मतलब 40 का 70% करोगे, ठीक है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। और ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन के साथ हमारा एक और अच्छा सा क्वेश्चन है 16, जो पेपर में काफी आता है। 16 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है कि बैग फर्स्ट कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, बैग सेकंड कंटेन 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स, वन बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग फर्स्ट टू बैग सेकंड, एक बॉल पहले बैग से दूसरे बैग में ट्रांसफर की गई, एंड देन ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, उसके बाद सेकंड में से एक बॉल निकाली गई, ठीक है, एंड द बॉल इज ड्रॉन is found to be red in color, then find the probability that the transfer ball is black। इसने बोला है जो सेकंड बैग में से जब बॉल निकाली गई थी ना तो रेड कलर की थी, तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की ट्रांसफर बॉल हमारी क्या होगी? ब्लैक। ये क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 0.45 आपका डिलीट हो गया है। 6 नंबर में वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांस है। तो देखो क्वेश्चन नंबर है 16, ठीक है ना। 16 में इसने बोला है कि एक बैग फर्स्ट है जिसके अंदर 3 रेड और 4 ब्लैक है, और एक बैग सेकंड है हमारा जिसके अंदर 4 रेड और 5 ब्लैक है ना, 4 रेड और 5 ब्लैक है हमारे, ठीक है। देखते हैं, हाँ ठीक है। अब उसने बोला है कि एक बॉल यहां से यहां ट्रांसफर हुई, यहां से यहां ट्रांसफर जो बॉल हुई है वो मुझे नहीं पता कौन सी वाली हुई है, मगर हमें इतनी बात पता है कि जो बैग सेकंड में से, फर्स्ट बैग और ये सेकंड बैग, सेकंड में से जो बाद में बॉल निकाली गई है वो रेड कलर की है, ये बात मुझे पता है। तो ये क्या हो जाएगा? इवेंट ए हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है? देखो अभी लिखता हूं, आपका E1 क्या हो जाएगा? E1 केस हो जाएगा कि यहां से यहां रेड बॉल ट्रांसफर हुई है, कि रेड बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैक फर्स्ट टू सेकंड। E2 हमारे पास हो जाएगा कि ब्लैक बॉल ट्रांसफर फ्रॉम बैक फर्स्ट टू सेकंड। अब देखो मैंने आपको बताया था कि कहीं से कोई बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी या फिर ट्रांसफर होने की या फिर खोने की, तीनों एक ही केस होता है। तीनों का मतलब क्या होता है कि आप यहां से बॉल निकाल रहे हो वाली, तो ये इसी बॉक्स को देखोगे, इसको नहीं देखोगे भाई। बॉल निकालने के बाद आप कहीं भी डालो, कहीं भी फेंको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जहां से रही है ना वहां से प्रोबेबिलिटी देखनी चाहिए। मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी E1 जो है ना, E1 का मतलब क्या था कि रेड बॉल हो रही है यहां से यहां ट्रांसफर, तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूंगा रेड की 3/7, और प्रोबेबिलिटी E2 कितना लिखूंगा मैं कि यहां से यहां ब्लैक ट्रांसफर हो रही है, तो 4/7, ठीक है। अब हमें क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी A/E1, प्रोबेबिलिटी A/E1
क्या हो जाएगा हमारा, प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन का मतलब समझो, प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन का मतलब हो गया कि ए मतलब क्या होगा, ए मतलब मैंने भी आपको बताया था रेड बॉल, यहां लिख देता हूं कि मेरे पास आएगा कि रेड बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई इवन का मतलब क्या हो गया कि अगर यहां से यहां रेड बॉल ट्रांसफर हुई तो फिर मैं यहां से रेड लिखा लूं, अगर यहां से यहां रेड बॉल ट्रांसफर हुई होगी तो रेड कितनी हो गई होगी, 4 + 1 रेड हो गई होगी और 5 हमारी ब्लैक, तो कितना हो गया 5/10। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई ई टू कितना हो जाएगा हमारे पास कि यहां से यहां ब्लैक ट्रांसफर हुई तो उसके बाद रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि निकल तो रेड ही रही है, जब ब्लैक ट्रांसफर हुई होगी तो ब्लैक कितनी हो गई 5 + 1 हमारे पास हो गई ब्लैक और 4 रेड था ही, तो कितना हो गया हमारे पास रेड की प्रोबेबिलिटी 4/10। आपको निकालना क्या है कि ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ई टू बाई ए हमें फाइंड करना है। क्लियर है, इसका फॉर्मूला लग जाएगा प्रोबेबिलिटी ई टू इंटू प्रोबेबिलिटी ए बाई ई टू प्रोबेबिलिटी ई वन ठीक है ना। देखो भाई इसका मिसलिनियस का क्वेश्चन नंबर 14 है। इसने बोला है ईच एलिमेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर डिटरमिनेंट इज आइदर 0 और 1, मतलब 2 × 2 के ऑर्डर का आपके पास जो एक डिटरमिनेंट है उसका आंसर 0 या उसके अंदर एलिमेंट जो है आपके पास वो या फिर 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज पॉजिटिव, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी कि वैल्यू डिटरमिनेंट क्या हो पॉजिटिव। तो इसका क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसने बोला है कि 2 × 2 के अंदर या फिर 0 आना चाहिए या फिर 1 आना चाहिए, कुछ भी कितने भी आ सकते हैं, ठीक है ना, 0 और 1 ही आना चाहिए। तो सबसे पहले टोटल क्विज के लिए हम लोग ये देखेंगे कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, ऐसे हमारे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो आपने मैट्रिक्स में 3.1 में क्वेश्चन किया था जिसके लिए फॉर्मूला लगा था कि नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ एंट्री की पावर ऑर्डर। नंबर ऑफ एंट्री मतलब कितने की एंट्री हो रही है, 0 और 1, 0 और 1 मतलब 2 की एंट्री, और ऑर्डर कितना आएगा 2 × 2 मतलब 4, तो कितना हो गया 16 मेरे पास आ गया नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स, मतलब टोटल फेवरेबल केसेस हमारे पास क्या हो गए 16। अब मुझे ऐसे केस सेलेक्ट करने हैं जिसमें हमारा डिटरमिनेंट क्या आ जाए, हमेशा पॉजिटिव है। डिटरमिनेंट आपको याद होगा, मैं बता देता हूं, अगर ये ए बी सी डी होता है तो इसको इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस मल्टीप्लाई इससे करते हैं, ए डी माइनस बी सी। तो अब देखो डिटरमिनेंट हमें क्या रखना है, हमें डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 रखना है, पॉजिटिव रखना है। तो उसके लिए देखो आपका डायगोनल में क्या होना चाहिए 1, और बाकी जगह पे 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। दूसरा अगर मैं यहाँ 1 1 लिख दूं, यहाँ 1 लिखूं, यहाँ 0, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे 1 1 लिखूं, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इसका आंसर भी 1 आ रहा है। ये तीनों ही मेरे पास क्या है ग्रेटर देन 0 है। उसके अलावा देखो आप 0 और 1 के अलावा कुछ और लिख ही नहीं सकते, ठीक है। तो आप कोई भी वैल्यू अगर पुट करोगे तो इसके 3 के अलावा और कोई केस बन ही नहीं सकते जिसमें हमारा क्या हो डिटरमिनेंट पॉजिटिव है। तो इसके टोटल कितने केस बन गए 1 2 3 केस बन गए। तो आपका आंसर कितना हो गया 3/16, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है, तो हमारा क्वेश्चन मतलब 1 नंबर 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। सेम ऐसे हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है 8th मिसलिनियस का 8th नंबर क्वेश्चन है। इसने बोला है इफ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड रैंडम व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 संडे ट्यूसडे है। ये क्वेश्चन आपका 10th क्लास से चलता आ रहा है। हमारे लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, कितने दिन होते हैं 66। इसको नंबर ऑफ वीक निकालने के लिए 7 से डिवाइड करो। 2 से 14, आपके 2 एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा डेज आ गए और ये आपके पास 52 कंप्लीट वीक हो गए। ये क्वेश्चन नंबर है 8, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पे देखो ये 2 एक्स्ट्रा दिन है, ये हमारे पास या फिर संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, और ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हो सकता है, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे हो सकता है, सैटरडे संडे हो सकते हैं, है ना, यही हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसने बोला है कि ट्यूसडे आने की प्रोबेबिलिटी, ट्यूसडे कितनी बार आ रहा है
2 बार, 2 केस में ट्यूसडे आ रहा है आपका, है ना, और टोटल कितने केस है 7, तो आंसर आ गया 2/7, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है, ये आपका 1-2 नंबर में आ सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हैगा। 15 में बोला है एन इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम्स। ठीक है, इसने बोला है ए और बी के लिए टेस्टिंग का प्रोसीजर आपको दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल्स की दे रखी है कितनी 0.2, और बी प्रोबेबिलिटी बी फेल्स अलोन दे रखा है आपको 0.15, ए एंड बी फेल्स दे रखा है 0.15। तो आपको निकालना है। देखो इसमें हम करेंगे क्या, सीधा सीधा 14 में ए हम लेट कर लेंगे कि ए फेल्स इवेंट को, बी हम लेट कर लेंगे कि बी फेल्स। ठीक है, तो देखिए आपको प्रोबेबिलिटी ए फेल्स का मतलब हो गया, मतलब प्रोबेबिलिटी ए आपको दे रखा है कितना आएगा 0.2, उसके बाद दे रखा है प्रोबेबिलिटी बी फेल्स अलोन। बी फेल्स अलोन का मतलब प्रोबेबिलिटी ओनली बी का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ए डैश इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है 0.15। फिर दे रखा प्रोबेबिलिटी ए एंड बी फेल, ए एंड बी फेल का मतलब हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये दे रखा है 0.15। ठीक है, तो आपको निकालना है फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेल गिवन बी हैज फेल्ड, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ए बाय बी आपको फाइंड करना है। और सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ए फेल्स अलोन, मतलब प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपको फाइंड करना है। क्लियर है, तो देखो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आप गिवन इंफॉर्मेशन से सॉल्व करते हैं। ए की हमें डायरेक्ट दे रखी है प्रोबेबिलिटी, ये हो गया हमारा एक आंसर। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0.15। हमें इंटरसेक्शन बी दे रखा है 0.15, वो मैं यहां पुट कर दूंगा, तो आएगा मेरा प्रोबेबिलिटी बी माइनस 0.15 इज इक्वल टू 0.15। प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी बी आ गया मेरे पास 0.30। गिवन इन्फॉर्मेशन से शायद इतना ही निकल सकता है। अब मुझे निकालना प्रोबेबिलिटी ए बाई बी, ये क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी बी, ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.15 और प्रोबेबिलिटी बी कितना है 0.30। इसको सॉल्व करोगे 1/2 आ जाएगा। फिर हमारा निकालना है प्रोबेबिलिटी ओनली, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ए माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ए कितना है 0.202 और माइनस हो गया 0.15, ये कितना आएगा 0.05, ये मेरे पास आ गया बी अलोन। ठीक है, तो बिल्कुल सीधा साधा क्वेश्चन है हमारा। और उसके बाद यहाँ से हम लोग एक थर्ड क्वेश्चन देखो बेस थ्योरम का आएगा छोटा सा। अच्छा, सपोज दैट 5% ऑफ द मैन एंड 2.25% ऑफ द वुमेन हैव ग्रे हेयर्स, a gray hair person is selected random, what is the probability of this person being male, assume that there is a equal number of male and female। तो देखो बेस थ्योरम का क्वेश्चन है सीधा सा। आप थर्ड में E1 किसे मानेंगे कि वो मेल पर्सन है और E2 किसे मानेंगे कि वो फीमेल है, तो प्रोबेबिलिटी E1 और E2 कितना हो गया हमारा 1/2, ये दोनों हमारा 1/2 हो जाएगा ना, क्योंकि इक्वल नंबर ऑफ मेल और फीमेल है। ए इवेंट इसमें हमें कॉमन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कॉमन, ग्रे हेयर, तो हम ए मानेंगे ग्रे हेयर पर्सन को। लिख रहा हूं ये E1 पर्सन, ठीक है ना, ग्रे हेयर पर्सन हमारे पास हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ए बाई E1 का मतलब मेल पर्सन के ग्रे हेयर कितने दे रखे, मेल पर्सन के ग्रे हेयर 5% मतलब 5/100, और प्रोबेबिलिटी ए बाई E2 मतलब फीमेल पर्सन के ग्रे हेयर वो कितने दे रखे हैं 0.25%, मतलब 0.25 अपॉन में 100। ठीक है, और निकालना क्या है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पर्सन बीइंग ए मेल मतलब प्रोबेबिलिटी E1 बाई ए आपको फाइंड करना है, E1 बाई ए आपको फाइंड करना है। बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। ठीक है, आ रही बात समझ में। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा वो 2 चिल्ड्रन वाला आएगा, आपने पॉइंट 1 में कर रखा था, वहां से आप जाके कर सकते हैं। और फर्स्ट में क्या दे रखा है, अगर ए आपको B बाई ए फाइंड करना है, अगर ए सबसेट ऑफ B है, देखो ये भी बहुत आसान से बता देता हूं, आपको प्रोबेबिलिटी B बाई ए फाइंड करना है। फर्स्ट में क्या दे रखा है कि A इज ए सबसेट ऑफ B, अगर ए सबसेट B होगा तो इंटरसेक्शन B पता है क्या होगा, A होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी B बाई ए का फॉर्मूला लगाते हैं हम, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन में प्रोबेबिलिटी A। ये पता लग गया ना क्यों होता है, क्योंकि B के अंदर A है तो दोनों का कॉमन भी A हो जाएगा। ये हो गया प्रोबेबिलिटी A अपॉन में प्रोबेबिलिटी A, ये कट गया कितना आ गया 1,
सेकेंड केस में दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, 5 का मतलब प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन बी कितना हो गया 0, तो प्रोबेबिलिटी बी बाई ए कितना आ जाएगा, ये तो आपको पता है, फिर 0 ही आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए इज इक्वल टू 0 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ए, मतलब कि ये आ गया 0। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो आप लोग इसके एक दो एग्जांपल है, एग्जांपल 37 आप लोगों को करना चाहिए जरूर, और एग्जांपल 36 और एग्जांपल 33 जो आपका इस बार के लिए 2021 के कोर्स के लिए है अवेलेबल। ठीक है ना, बाकी क्वेश्चन तो आप लोग कर लेंगे छोटे छोटे। कितना टाइम हो गया? दिख तो रहा है ना इन लोगों को।